हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर अच्छा गया होगा। और आज जो लास्ट डेट थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर की, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एक्सपेक्टेड आंसर की रिलीज डेट क्या होती है या फिर क्या हो सकती है, और कितने टाइम में आपका एनटीए जो है आंसर की रिलीज कर देता है। और उसी के बेसिस पे हम एक एनालिसिस, रफ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है जिस लेवल का पेपर आया है। अब कौन से लेवल का पेपर आया है और कितनी कट ऑफ जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखना, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा आया था। जी हाँ, लेवल क्या है? बेस्ड ऑन द एनालिसिस विच आर गिवन इन वेरियस टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें हम एक रफ ब्रॉड मैप तैयार करें तो आपका जो पेपर आया है वो मॉडरेट लेवल का था। जी हाँ, मॉडरेट लेवल का था। इजी भी नहीं था, जो लोग कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली बहुत इजी था, इजी नहीं था। और वो हार्ड भी एज सच नहीं था, मॉडरेट था, ना कि ज़्यादा हार्ड और ना कि ज़्यादा इजी। कहीं कहीं कुछ कुछ शिफ्ट्स में हार्ड भी था, बट ऑल इन ऑल अगर हम एवरेज देखा जाए तो पेपर जो था मॉडरेट था, एक्सेप्ट फ्यू शिफ्ट्स। ठीक है। और कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर टफ था, उन लोगों को पता ही चल गया होगा कि मोस्टली कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है हार्ड आया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आंसर की कब तक आपकी रिलीज हो सकती है, आंसर की देखिए, एनटीए मोस्ट प्रोबेबली आपका कम से कम मिनिमम 7 डेज लेता है आपका आंसर की रिलीज करने में। अब जिन लोगों ने विश्व भारती का एग्जाम दिया होगा, उनको पता चल गया होगा कि एनटीए कितना जल्दी अपना आंसर की रिलीज कर देता है। और जिन लोगों ने आपका जो है जेएनयू का एग्जाम दिया होगा, उनको भी पता चल गया होगा कि कितना एनटीए टाइम ज़्यादा लेता है आपका आंसर की रिलीज करने में। तो उसके बेसिस पे हम एनालाइज करें तो मिनिमम आप 7 डेज मान के चलिए, और मैक्सिमम आपके 30 डेज में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आंसर की रिलीज हो जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करनी होगी, आप उस क्वेश्चन पर्टिकुलर पे ऑब्जेक्शन रेज करके आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। मतलब क्या है कि सपोज अगर कोई क्वेश्चन आपने, एनटीए ने गलत बताया कि इसका आंसर ये होगा, बट आपके अकॉर्डिंग वो आंसर गलत है और आपका ही सही है, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज करके अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी आंसर की रिलीज डेट की, कि कब तक आपका आंसर की रिलीज होगी। अब हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड क्या करते हैं, एक स्पेकुलेशन करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी ऑन ऑफ ईच कैटेगरी। अब इसमें हम कई फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं हमने। पहला फैक्टर आपका कट ऑफ डिसाइड करने में होगा आपका सेक्शनल कट ऑफ। जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, सेक्शनल कट ऑफ है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो वो आपको, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिखा दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें एक सेक्शन पर्टिकुलर है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ के बारे में रेफर किया गया है। दूसरा आपका सेक्शनल टाइमिंग्स। जी हाँ, जैसा हम सब जानते हैं कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर, एक रीजनिंग का जैसे पहले सेक्शन हो गया, जीके का हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया, और उसी पैटर्न में सारा पेपर सेट हुआ था। ये नहीं कि आप किसी भी पैटर्न को पहले इंग्लिश खोलें फिर जीके खोलें फिर एक से दूसरे में स्विच ओवर हो जाए, नहीं। पहले आपको एक सेक्शन को सबमिट करना था, फिर उन्हीं के बताए गए पैटर्न पे आपको नेक्स्ट पे जाना था, और नेक्स्ट पैटर्न पे सबमिट करके आपको फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सेक्शन पे जाना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर एक इंसान के सारे सेक्शंस वो नहीं होते, उनको आते नहीं। कुछ सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग किसी को टफ लगती है, किसी को इंग्लिश टफ लगती है, किसी को मैथ्स टफ लगती है, लेकिन आपको उनके अकॉर्डिंग ही, सेक्शन के अकॉर्डिंग पैटर्न पे ही चलना। तो इससे कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी इन्फ्लुएंस होगी। और तीसरा फैक्टर जो है, पेपर जो था कंपैरेटिवली इजी नहीं आया था। ऑल इन ऑल पोस्ट की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन नो डाउट आपका इफेक्ट करेगी, और इसमें कहीं ना कहीं जिन लोगों की इजी शिफ्ट आई थी ना, उनके लिए थोड़ा सा एक वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन में उनमें उन्हें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ये तो फैक्टर्स हो गए कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब हम डिसाइड करते हैं या फिर स्पेकुलेट करते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, जो जिसके अकॉर्डिंग ही जिन लोगों के इतने मार्क्स हो रहे हैं
वो आपके एलिजिबल होंगे स्किल टेस्ट में बैठने के लिए। जी हाँ, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ स्किल टेस्ट में वो लोग एलिजिबल होंगे, ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी। इसमें आप 10 से 15 मार्क्स और ऐड कर लेना अगर आप फाइनल मेरिट में उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन पाते हैं तो। और ये एक स्पेकुलेशन है। सबसे पहले अगर हम स्पेकुलेट करें तो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में 420 टू 400, जी हाँ, जिन लोगों के इतने मार्क्स हो रहे हैं। और उसके बाद अब ये कितना होता है आपका, जिन लोगों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मिनिमम जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, या फिर 105 क्वेश्चन। अब कई लोग कहेंगे कि सर मैंने तो 130 किए, 140 किए। देखिए, अटेम्प्ट करना और सही करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये मत सोचना कि आपने 130 अगर अटेम्प्ट किए वो सही होंगे। ऐसा कई बार सिली क्वेश्चंस भी, सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट रेशियो तो बहुत ज्यादा होता है, बट जो करेक्ट आंसर्स आपके वो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हम एक माने तो 105 से 100 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और 420 से 400 मार्क्स जिन लोगों के हो रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो डेफिनेटली अपना स्किल टेस्ट की तैयारी चालू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी की 400 से मान के चलिए 380। जी हाँ, 380 जिन लोगों के मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में जो लोग फॉल कर रहे हैं उनके अराउंड 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। और आपके 95 जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो लोग ओबीसी में स्किल टेस्ट के लिए डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे। और उन लोगों को स्किल टेस्ट के लिए तैयारी चालू भी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का मोर और लेस सिमिलर ही रहेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो जाए, बट एकदम से स्टार्क डिफरेंस आपको नहीं नजर आएगा, आपको मोर और लेस सिमिलर ही नजर आएगा। मतलब क्या है, अगर आपके 400 से लेके 380 के करीब को मार्क्स होते हैं और अटेम्प्ट में आपका, अगर करेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट में आपके 100 टू 95 होते हैं, तो इन लोगों का डेफिनेटली आपका स्किल टेस्ट के लिए ये लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की हो गई, अब उसके बाद आती है आपकी एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की 380 टू 360 जिन लोगों का अटेम्प्टिंग रेशियो हो रहा है, अटेम्प्टिंग मार्क्स का रेशियो हो रहा है, और जो अटेम्प्ट कर रहे हैं 95 टू आपका 90 क्वेश्चन, 90 आपके क्वेश्चंस हैं वो लोगों के सही होते हैं, तो वो लोग एससी कैटेगरी में डेफिनेटली स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट आपका है एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में 360 टू 340, 360 टू 340 जिन लोगों से जिनके हैं या इससे ज़्यादा हैं, वो डेफिनेटली आपके स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। और ये कितना अटेम्प्टिंग रेशियो होता है, ये आपका 90 होता है। और ये होता है आपका, ये आपका 85 क्वेश्चंस होता है। 90 टू 85 जिन लोगों ने सही अटेम्प्ट किए हैं और वो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो वो अपने स्किल टेस्ट के लिए तैयारी चालू कर दें। अब गाइज ये बात तो हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि मैंने एक आरटीआई फाइल की है। जी हाँ, उस आरटीआई में मैंने एनटीए से पूछा है कि कितने कैंडिडेट्स ने एक्चुअल में अपीयर किया है हर एक कैटेगरी में, और उसके रिगार्ड में कितनी अटेंडेंस गई है हर एक कैटेगरी में। अब इसका रिप्लाई आपको 10 से 15 दिन के अंदर जनरली आरटीआई में मिल जाता है। तो इसका जवाब जैसे ही एनटीए के द्वारा मेरे को मिलेगा, मैं उसकी वीडियो लाकर आपको अवगत करा दूंगा कि क्या अटेंडेंस गई थी और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं हर एक कैटेगरी में। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही उस आरटीआई का जवाब मेरे पास आपके लिए आएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगा अटेंडेंस रेशियो के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है और आपको मेरे एफर्ट्स आपके लिए जो मैं करता हूं पसंद आते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।